विजन पीटी 365 साइंस एंड टेक के सेकंड नंबर के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड नंबर का लेक्चर भी हमारा ये है। तो यहाँ पे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। तो जियो स्पेशियल डाटा होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये जानना है। तो जियो स्पेशियल डाटा एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी ऑब्जेक्टिव इवेंट और किसी और फीचर को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के, ठीक है, जो कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है जो लोकेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, तो एक तो वेक्टर और एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनके थ्रू पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन्स के थ्रू एंड अदर डेस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन किसी लोकेशन की मिल जाती है। यदि हम बात करें रास्टर या फिर सैटेलाइट के थ्रू जो हम इमेज गैदर करेंगे उससे हमें एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है पर्टिकुलर लोकेशन का। हाई रेजोल्यूशन इमेजरी में हम इससे कर पाते हैं और इमेज ले पाते हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं यूज ऑफ, यदि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हम देखें तो काफ़ी सारे हैं, लाइक स्पेशियल एनालिसिस उसमें हो जाता है ना, और एनालिटिक्स हम देख लेते हैं लाइक डेस्कटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू काइंड ऑफ, है ना। पोजिशनिंग वगैरह को हम देख लेते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन वगैरह हम कर लेते हैं, और स्कैनिंग लिडार, लेजर स्कैनिंग रडार वगैरह के थ्रू हम कर लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जियो स्पेशियल जो पॉलिसी है इंडिया की नेशनल, उसके बारे में क्या है न्यूज़ में। तो नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो न्यूज़ के अंदर इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली नोटिफाई किया है एक सिटीजन सेंट्रिक जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंदर। तो इस जियो स्पेशियल पॉलिसी जो है उसके गोल्स और विजन क्या है, तो इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर बनाना है ग्लोबल जियो स्पेशियल स्पेस के अंदर, और इंटीग्रेटेड पॉलिसी है टू मूव टुवार्ड्स डिजिटल इकोनॉमी एंड इम्प्रूव करना है सर्विसेज टू सिटीजन्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा करना है, और इनक्रेज करना है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन दिस फील्ड एंड ऑल दैट, है ना। तो स्ट्रेटजीज क्या है इसके रिगार्डिंग और अप्रोचेज कैसी रहने वाली हैं। तो एक तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या किया गया है, वाई लोकली अवेलेबल एंड लोकली रिलेवेंट मैप्स एंड जियो स्पेशियल डाटा। तो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू हम इस तरह से इसको एक्वायर करेंगे, लोकली अवेलेबल डाटा को एंड जियो स्पेशियल डाटा को, लोकली अवेलेबल जो रिलेवेंट मैप्स हैं उनको यूज में लेंगे। एक है इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क IGIF करके कुछ एक स्टार्ट किया गया है काइंड ऑफ, है ना। एंड डाटा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात चल रही है, इनोवेशन हो रहे हैं, लाइक स्टार्टअप्स इनिशिएटिव्स ले रही हैं जियो स्पेशियल सेक्टर के अंदर, एंड ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन डाटा एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं काइंड ऑफ, है ना। अब देख लेते हैं हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, ये पूरा जियो स्पेशियल जो हमारा पूरा सिस्टम चलने वाला है और जो हमारी पॉलिसी है उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा रहेगा। तो बताया गया है कि भाई जियो स्पेशियल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनी है एक, तो ये नेशनल लेवल के लिए एक अपेक्स कमेटी है, एक अपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। जो आपका GDPDC है वुड रिप्लेस द नेशनल स्पेशियल डाटा कमेटी, NSDC को ये रिप्लेस कर देगी, एंड जियो स्पेशियल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी क्रिएट की जाएगी। ध्यान रखना है आपको। तो रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको पता है ना, DST मैंने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताइए कि DST जो होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पे DST का क्या रोल रहेगा, कंटिन्यू टू बी ए नोडल डिपार्टमेंट एंड GDPDC शैल मेक सुटेबल रिकमेंडेशंस टू DST। ध्यान रखना है आपको। एक टर्म है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है डिजिटल ट्विन, क्या होते हैं, है ना, आ सकता है UPSC में ना। ए वर्चुअल रेप्लिका होती है फिर फिजिकल असेट, प्रोसेस और सर्विस, इसे ही डिजिटल ट्विन बोलते हैं। तो एक वर्चुअल रेप्लिका आप बोल दीजिए फिजिकल असेट की, प्रोसेस की और सर्विस की, तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल ट्विन हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्ट्रेंथनिंग कैसी होगी जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या मतलब पूरा आगे का प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके अंदर बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जियो स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो GDPDC जो ये कमेटी है विल डेवलप 14 ग्लोबल जियो स्पेशियल डाटा थीम्स रिकॉग्नाइज बाई यूनाइटेड नेशंस, जो इनका स्टैटिस्टिकल डिवीजन है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा काइंड ऑफ, है ना। और 14 ग्लोबल जियो स्पेशियल डाटा थीम्स क्रिएट की जाएंगी GDPDC के द्वारा। इट विल ऑल्सो डेवलप सेक्टोरल जियो स्पेशल डाटा थीम्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, एंड नेशनल जो आपका जियो स्पेशल डाटा रजिस्ट्री भी बनेगी, एक्सेसिबल बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। एंड आगे बताया गया यूनिफाइड जियो स्पेशल इंटरफेस UGI बनेगा टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस यूजिंग जियो स्पेशल डाटा। सर्वे ऑफ इंडिया क्या करने वाला है इसमें, विल हेल्प इन डेवलपिंग NGDR एंड UGI इन कोलैबोरेशन विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बिसाग एन, इंपॉर्टेंट है, अंडर मेटी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ETC इनके साथ मिलकर सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा, NGDR और UDI को बनाएगा काइंड ऑफ, डेवलप करेगा, है ना। आगे देखते हैं मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो पॉलिसी सेल रिप्लेस द नेशनल मैप पॉलिसी 2005, पॉलिसी जो होगी नेशनल मैप पॉलिसी 2005 के अंदर थी उसको रिप्लेस कर देगी। जियो स्पेशियल नॉलेज नेट इंफ्रास्ट्रक्चर GKI की यदि हम बात करें, जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है
ये इनेबल करेगा बाई इंटीग्रेशन ऑफ, विल बी इनेबल्ड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा विद फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज एंड द ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा पूरा का पूरा, है ना। विल बी इनेबल्ड बाई, किसके थ्रू इनेबल्ड होगा ये? बाई इंटीग्रेशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा विद फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज एंड ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं जियोस्पेशियल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIGST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS एंड एनी सुटेबल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, एनी सुटेबल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स पब्लिक और प्राइवेट विल बी डेवलप्ड इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाएगा। आगे बताया गया है जियो स्पेशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड GIDB, ये एडवाइजरी बॉडी रहेगी GDPDC के अंदर, आपको ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, है ना। तो ये हमने देख ली नेशनल, हमारी जो जियो स्पेशियल पूरा जो पॉलिसी है उसके बारे में हमने देख लिया है। अब देखते हैं ड्राफ्ट, है ना, ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। तो ये क्या है अब देखते हैं। डाटा नेशनल, कौन सा, सॉरी, नेशनल डाटा, डाटा नेशनल नहीं, नेशनल डाटा। तो ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो उन्होंने रिलीज किया है रिसेंटली एक रिवाइज ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क NDGFP। तो कौन से मिनिस्ट्री ने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है रिवाइज्ड ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ओके, नॉन पर्सनल डाटा की यदि हम बात करें तो क्या होता है नॉन पर्सनल डाटा? नॉन पर्सनल डाटा इज एनी सेट ऑफ डाटा which does not contain personally identifiable information। कौन कौन सी? वेदर और सप्लाई चेन डाटा, एनालाइज्ड इंडिविजुअल डाटा ETC। तो ये क्या होता है? नॉन पर्सनल डाटा होता है, जैसे कि कोई पर्सनल आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो रिवील नहीं होती है, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन पर्सनल डाटा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा होता है, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा होता है, प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा भी होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन पर्सनल डाटा यहाँ पे बताए गए हैं, काइंड ऑफ, है ना, ध्यान रख लेना है आपको। तो इसमें क्या होता है? पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा होता है, एक कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा होता है, एक प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा होता है। यहाँ पे जो आपका पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा वगैरह इन सबको डिफाइन आगे किया गया है, इतना ज्यादा नेटिविटी में हमको जाके देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा देख ही लेते हैं। डाटा कलेक्टेड और जनरेटेड बाई द गवर्नमेंट इन कोर्स ऑफ पब्लिकली फंडेड वर्क। पब्लिकली फंडेड वर्क के थ्रू जो डाटा जनरेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो डाटा क्या रहेगा आपका? लाइक लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना, एनोनिमाइज्ड डाटा हो गया, काइंड ऑफ, है ना। तो ये सभी डाटा क्या पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा के अंदर आएगा। अभी आ भी सकता है ना क्लासिफिकेशन के तौर पे कि भाई पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा में क्या क्या आएगा। और कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा की यदि हम बात करें, रॉ और फैक्चुअल डाटा विदाउट एनी प्रोसेसिंग विच इज शॉर्ट फ्रॉम ए कम्युनिटी ऑफ नेचुरल पर्सन्स लाइक डाटा कलेक्टेड बाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑल दैट। एंड प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा की बात करें तो डाटा विच इज कलेक्टेड और जनरेटेड बाई प्राइवेट एंटिटीज थ्रू प्राइवेटली ऑन प्रोसेसेस, है ना। तो डाटा थ्रू रिसर्च, तो प्राइवेटली ऑन जो प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू जो डाटा आएगा, लाइक डाटा थ्रू रिसर्च जो आएगा, ये प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इट इज रिवाइज वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट इंडियन डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। तो देखो क्या हुआ है, इट इज रिवाइज वर्जन ऑफ ड्राफ्ट इंडियन डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 को थोड़ा रिवाइज वगैरह करके ड्राफ्टिंग वगैरह की गई है। एम क्या है सब चीज़ों का? एनहेंस करना है एक्सेस क्वालिटी यूज ऑफ डाटा इन लाइन विद करंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू एक्सेलरेट डिजिटल गवर्नेंस, हैव स्टैंडर्डाइज्ड डाटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो नीड ऑफ NDGFP की नीड क्यों आई हमें? तो मैक्सिमाइजिंग डाटा लेड गवर्नेंस मैक्सिमाइज हो सके, की जा सके। मॉडर्नाइज गवर्नमेंट डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, इनेबलर फॉर क्रिएटिंग डाटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स, काइंड ऑफ, है ना। तो इसके लिए जरूरत पड़ी है, काइंड ऑफ। एप्लीकेबिलिटी की यदि हम बात करें तो एप्लीकेबिलिटी जो होती है, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एंटिटीज, ऑल पर्सनल डाटाबेस एंड डाटा एंड प्लेटफॉर्म, रूल्स स्टैंडर्ड्स गवर्निंग इट्स एक्सेस एंड यूज बाय रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। तो ये सब लोग करेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी इस तरह से रहेगी। कंपोनेंट देखते हैं NDGFP के अंदर, तो इंडिया डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा सा वेग काइंड ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट है ना, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं से भी कोई लाइन निकल सकती है। इस वजह से हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कर रहे हैं, बट थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा फास्टली चले यहाँ पे ना। तो इंडिया डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म्स की यदि बात करें हम तो इसकी यदि हम बात करें तो इट विल प्रोवाइड डाटा सेट्स एक्सेस टू इंडिया रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स एंड NDFGP डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट प्लेयर्स
बट दे कैन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट देयर डाटा सेट्स, ठीक है, लेकिन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने डाटा सेट्स को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नो प्रोविजन फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ सच डाटा, ये भी ध्यान रखना है। आगे है मोनेटाइजेशन नहीं किया जा सकता ऐसे डाटा का, और कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है नहीं बेसिकली ना। आईडीएमओ के फंक्शंस भी हम देखेंगे, उससे पहले हम क्या देखते हैं, इंडियन क्या है आईडीएमओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देख ले। तो इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस आईडीएमओ है ये, और आईडीएमओ के जो फंक्शंस होता है उसमें आता है क्रिएशन ऑफ इंडियन डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म्स होगा, एंड सेफ गार्डिंग द डाटा यूजेज होगा, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी ये फंक्शन होंगे आईडीएमओ के। और आईडीएमओ क्या है, इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। अब देखते हैं इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में कुछ और। तो इसमें बताया गया है कि ये सेटअप किया जाएगा अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, डीआईसी के अंदर, अंडर मेटी के अंदर। तो मेटी के अंदर रहेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको ना। मेटी की फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में। डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स जो होंगे, डीएमयू जो होंगे, वो एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू वर्क क्लोजली विद आईडीएमओ फॉर एंश्योरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या बताई गई है काइंड ऑफ, है ना। जस्ट अ मिनट, ओके। तो थोड़ी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी फॉर ओपन पब्लिक यूज। तो एनडीएपी के बारे में देख लेते हैं। अब ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया एनडीएपी को, ये भी आपको याद रखना चाहिए ना। तो एनडीएपी क्या है, एक यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स है। फंक्शन क्या होंगे, होस्ट करेगा फाउंडेशनल डाटा सेट्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रेजेंट देम कोहेरेंटली एंड प्रोवाइड टूल फॉर एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, तो ये पूरा मतलब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, किस तरह से पूरा सिस्टम चलेगा काइंड ऑफ, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है BIS, उन्होंने एंडोर्स किया इंडिया के डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर को, डेपा, ठीक है। अबाउट डेपा यदि हम देखें, काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी गई है दबा के, है ना, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे डेपा भी देख लेते हैं, फिर भी मान लो कोई लाइन आ जाए, कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको सॉल्व कर पाएँ, जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे, इस वजह से इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चला जा रहा है यहाँ पे। तो BIS ने अभी एंडोर्स किया है इंडिया का डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जो डेपा है वो, डेपा क्या है, पब्लिक प्राइवेट एफर्ट फॉर एन इम्प्रूव डाटा गवर्नेंस अप्रोच है ये डेपा जो है। डेपा फॉर्म दी फाइनल लेयर ऑफ इंडियन स्टैक, set of APIs that allows various stakeholders to utilize a unique digital infrastructure aimed at the presence-less, paperless and cashless service delivery के लिए, है ना। डेपा के फंक्शन देखें तो क्रिएट्स ए डिजिटल फ्रेमवर्क एंड अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर डाटा ऑन देयर ओन टर्म्स थ्रू ए थर्ड पार्टी एंटिटी एंड कंसेंट मैनेजर्स, ना कंसेंट मैनेजर्स वगैरह के थ्रू। एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो डेपाज फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन फाइनेंशियल सेक्टर, इट बीइंग टेस्टेड इन हेल्थ सेक्टर, वो टेस्टिंग चल रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर काइंड ऑफ चल रही है ना, एज वेल एज अदर्स। अब आता है योटा D1, तो ये क्या है, डेपा देख लिया, डेपा को अच्छे से सुन लीजिए आप। डेपा क्या था, पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स फॉर एन इंडिविजुअल डाटा गवर्नेंस अप्रोच, ये है डेपा, ठीक है। डेपा की फुल फॉर्म तो यहाँ पे है, ये क्या है डेपा वो दिखा, डेपा की फुल फॉर्म है डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। योटा D1 क्या है, इट इज कंट्रीज बिगेस्ट एंड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर दैट वाज रिसेंटली इनॉर्गेटेड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो योटा D1 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉर्गेट किया गया है, और ये फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर है इंडिया के अंदर काइंड ऑफ, है ना। अबाउट डाटा सेंटर की बात करें तो डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस होते हैं विद इन एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इज कंसंट्रेटेड फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को ये लोग यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ये डेटा सेंटर्स होते हैं। तो इसमें योटा D1 है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी ये भी आ सकता है बट कि योटा D1 क्या है, व्हाट इज योटा D1, तो व्हाट इज योटा D1, तो योटा D1 कुछ नहीं, एक फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर है जो कि रिसेंटली ग्रेटर नोएडा के अंदर आया है। कंपोनेंट्स की बात करें इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लाइक कनेक्ट सर्वर्स etc टू यूजर्स लोकेशन, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोसेसिंग मेमोरी etc दैट ड्राइव एप्लीकेशंस काइंड ऑफ, है ना। तो अब चलते हैं 2.3 नंबर के टॉपिक के ऊपर, 5th जनरेशन 5G काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है, बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। ये क्या है फर्स्ट 5G टेस्ट बेड, तो फॉर मोर न्यूज अबाउट द 5G, तो 5G टेस्ट बेड हैज बीन डेवलप्ड एज ए मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बाई 8 इंस्टीट्यूट लेड बाई IIT एंड मद्रास। इट इज द कंट्रीज फर्स्ट 5G test bed to enable startups and industry players to test validate their products locally। तो अबाउट 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G टेक्नोलॉजी की बात यदि हम करें
तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चार्ट एक बताया गया है 3G 4G 5G एंड 6G के अंदर कंपेरिजन का। तो यहाँ पे कब डिप्लॉयमेंट हुआ है इनका फुल फ्लैट वे में, यदि हम देखें तो 3G 2004-06 में आ गया था, 2006 से 10 में 4G की बात की गई है, 5G की 2020 के अंदर बात की गई है। फुल फ्लैज वे में नहीं, मतलब ये इनिशियली जब डिप्लॉयमेंट इनका हुआ था स्टार्टिंग में काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, है ना। अदरवाइज तो जियो का 4G पर कॉमर्स मतलब नॉर्मल लोगों के यूज़ के लिए तो कब आया आपको पता है ना, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है 2004 से 2006 तक 2020 एंड 2028-30 के अंदर बताया जा रहा है 6G के बारे में। तो यहाँ पे बैंडविड्थ 2 2 MB पर सेकेंड है, यहाँ 200, यहाँ 1 GB पर सेकेंड, 1 TB पर सेकेंड काइंड ऑफ। लेटेंसी भी आप देख सकते हो यहाँ पे और स्पीड भी आप देख सकते हो यहाँ पे। 5G द 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क, और इसके फायदे क्या है, सेलुलर नेटवर्क की जो 5G है वो सेलुलर नेटवर्क की 5th जनरेशन है। और यदि इसके बेनिफिट्स यदि हम देखना चाहें तो मिड बैंड, लो बैंड, हाई बैंड 5G और इसके फीचर्स क्या रहेंगे, तो लो बैंड के अंदर कैसे काम करेगा, लोअर देन 1 GHz ऑन द स्पेक्ट्रम चार्ट, वाइडर कवरेज यहाँ पे रहेगा बट लिमिटेड इंप्रूवमेंट इन स्पीड और लेटेंसी रह पाएगा। फॉर थिनली पॉपुलेटेड एरिया ये अच्छा रहेगा, प्रोवाइड्स इंडोर कवरेज इन बिल्ट अप एरियाज। 1 GHz से 6 GHz जो मिड बैंड जो रेंज है उसमें आइडिया फॉर 5G बिकॉज इट कैन कैरी प्लेंटी ऑफ डाटा वाइल ऑल्सो ट्रेवलिंग सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे बताया गया 24 GHz बैंड एंड हायर के अंदर बताया गया है, इट डिलीवर सुपर फास्ट स्पीड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस काइंड ऑफ। तो इस तरह से किस तरह से वर्क करेगा ये जो 5G है लो बैंड के अंदर, मिड बैंड के अंदर, हाई बैंड के अंदर, वो बताया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ टर्म्स को देख लेते हैं क्या होती है। एक होता है नेटवर्क स्लाइसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिल्म्स में सीधा आ सकता है। व्हाट इज नेटवर्क स्लाइसिंग, तो नेटवर्क स्लाइसिंग इज ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दैट अलाउज मल्टीपल नेटवर्क्स। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को वर्चुअलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट टू बी क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ ए कॉमन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉमन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्चुअली इंडिपेंडेंट यहाँ पे बात की गई है, और कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है पूरे नेटवर्क का कि मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे अलाउ हो जाते हैं। तो ये नेटवर्क स्लाइसिंग होती है काइंड ऑफ, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन हैज बिकम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल 5G आर्किटेक्चर लैंडस्केप। तो ओवरऑल 5G आर्किटेक्चरल लैंडस्केप का जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन काइंड ऑफ, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना। ईच स्लाइस और पोर्शन ऑफ द नेटवर्क कैन बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन, यूज केस और कस्टमर काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं 5G एंड अमलगमेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज। तो 5G एक अमलगमेशन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, मिश्रण है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का काइंड ऑफ। एक तो इसमें मीमो आ रही है, मीमो क्या है, मैसिव मल्टी यूजर, ठीक है, मीमो। तो ये मीमो है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, तो मैसिव मल्टी यूजर मीमो, और मीमो की फुल फॉर्म है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट इनेबल्ड नेटवर्क इसमें रहेगा 5G के अंदर। स्मॉल सेल स्टेशन टू कनेक्ट द बेस स्टेशन एंड यूजर सीमलेसली, मोबाइल एज कंप्यूटिंग दैट ब्रिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग क्लोजर टू द यूजर, एंड बीम फॉर्सिंग ए लेजर बीम बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटिटी एंड द यूजर। So these are all technology जिसका amalgamation है 5G kind of, है ना। And 5G ऑपरेट करता है at higher frequencies and it designed to connect virtually everyone and everything together including machines, objects and devices, have an enhanced throughput जो इसका है, throughput जो इसका है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, to handle more simultaneous connections at a time. Other steps taken by government to boost 5G technology, तो क्या क्या और स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ली गई हैं बूस्ट करने के लिए 5G को। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI हैज फॉर्म द फिफ्थ इंडिया फोरम 5GIF बनाया गया है इसको। एंड आगे बताया गया है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 लेज आउट द ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू 5G सर्विसेज इन इंडिया काइंड ऑफ। अब कुछ और कीवर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस के अंदर कीवर्ड्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, एंड साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल होता है कीवर्ड्स का। तो एक वर्ड है फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स विद ईच अदर बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ये फाइबराइजेशन होता है, मतलब फाइबर फैलाना, फाइबर से जोड़ना। तो कनेक्ट्स कोर ऑफ द नेटवर्क टू एज फैसिलिटेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा यूजेज इन 5G सर्विसेज, प्रोवाइड एडिशनल बैंडविड्थ एंड स्ट्रॉन्गर बैकहॉल सपोर्ट। इन इंडिया करंटली 33%, ओनली 33% ऑफ द टावर्स आर फाइबराइज्ड। तो इनका फाइबराइजेशन हो रखा है केवल 33% टावर्स का, कंपेरेटिव टू 90% इन US, जापान एंड चाइना। ओके, आगे देखते हैं 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम VEEP, है ना। VEPP इनिशिएटिव है एक 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम, VEPP इनिशिएटिव है ये। क्या है इनिशिएटिव, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन
has invited expression of interest for initiatives to enable close collaboration between user verticals and 5G tech stakeholders। तो ये क्या है? 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम, VEPP। ओके, थोड़ा रिलेटेड न्यूज और देख लेते हैं 5G के रिगार्डिंग। तो 5G एयरवे इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस नहीं है, 5G एयरवे इंटरफेरेंस। तो ये क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA flagged concern over likely interferences of 5G C-band spectrum with aircraft radio altimeters as both operates mid C-band frequency range। तो दोनों ही मिड सी बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करते हैं। इस वजह से DGCA ने फ्लैग किया है कंसर्न लाइकली इंटरफेरेंस ऑफ द 5G C-band स्पेक्ट्रम विद द एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर्स। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट, है ना। तो यहाँ पे आगे बताया गया है ए रेडियो अल्टीमीटर प्रोवाइड डायरेक्ट हाइट अबव टेरेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हाइट अबव टेरेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका जो अल्टीमीटर होता है टू वेरियस एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड यूज ऑफ अल्टीमीटर्स इन सी बैंड इंश्योर हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द प्लेन्स एटीट्यूड, सॉरी नॉट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड जो होता है प्लेन का वो पता चल जाता है इससे, काइंड ऑफ, है ना। फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सी बैंड इंश्योर्स कवरेज एज वेल एज हाई बैंडविड्थ रिजल्टिंग इन फास्टर इंटरनेट स्पीड फॉर रोलिंग आउट 5G सर्विसेज। आगे देखते हैं प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क्स। तो यूनियन कैबिनेट हैज अलाउड प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क्स इन इंडिया। ये 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स इन इंडिया। प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क इज ए नेटवर्क सेटअप बाई प्राइवेट एंटिटी फॉर द यूज ऑफ द एंटरप्राइजेस कंसर्न एंड नो वन एल्स। ठीक है, तो इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने भी अलाउ कर दिया है, अलाउड प्राइवेट कैप्टिव 5G टेलीकॉम नेटवर्क्स इन इंडिया। अब देखते हैं 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कैसे होता है। ये काफ़ी महंगी एक चीज़ होती है काइंड ऑफ, है ना, ये जो पूरा ऑक्शन होता है वो। तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या है ये, है ना। तो रिकॉर्ड ओवर 1.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ 5G जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम वाज सोल्ड रिसेंटली हेल्ड ऑक्शन। तो रिसेंटली हेल्ड ऑक्शन में 1.5 लाख करोड़ का 5G स्पेक्ट्रम जो है वो सेल किया गया है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कैसे होता है। देखो काइंड ऑफ यहाँ पे बताया गया है, जैसे ये वेव लेंथ है, देखो इस तरह से जाती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है इनिशियली एंड देन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आप रेडियो वेव हो गई, फिर माइक्रोवेव हो गई, वैसे भी आपको याद रखना ही ऑर्डर, है ना, बेसिकली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आगे जाने पे बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। कौन से फॉर्मूले से ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे बताई गई है भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी तो आपको यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन होती है। माइक्रोवेव के लिए आपको बताइए, कुकिंग के लिए, रडार के लिए, टेलीफोन के लिए, अदर सिग्नल्स के लिए होती है। इंफ्रारेड जो होती है आपकी ट्रांसमिट हीट विद सन फाइबर रेडिएशन सन। विजिबल लाइट आपको पता है मेकिंग थिंग्स एबल टू बी सीन। अल्ट्रावायलेट की यदि हम बात करें, एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। ये ना फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर यूज में ली जाती है, एब्जॉर्ब बाय स्किन भी हो जाती है। एक्स रे का आपको बताइए यूज इसलिए होता है इसका। एंड गामा रेज के बारे में, यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स, है ना। तो ये सब कुछ बताया गया और ये पूरा स्पेक्ट्रम हो गया। तो 5G स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं काइंड ऑफ। तो स्पेक्ट्रम रिलेट्स टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज अलोकेटेड टू द मोबाइल इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स फॉर कम्युनिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम होता है वो तो किस लिए दे दिया जाता है? मोबाइल इंडस्ट्री को दे दिया जाता है, और अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ जो सेक्टर्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन के लिए दे दिया जाता है। एयरवेज को दे दिया जाता है ना। स्पेक्ट्रम इज सॉवरेन असेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है आपको ना। ऑपरेटर्स आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू यूज ए मिक्स ऑफ लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम। तो ऑपरेटर्स जनरली क्या होता है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम का मिक्स के फॉर्मेट के रूप में यूटिलाइज करते हैं टू डिलीवर टाइप ऑफ 5G एक्सपीरियंस दैट देयर कस्टमर्स डिमांड। जिस तरीके की 5G लाइक सर्विसेज डिमांड करते हैं उनके कस्टमर्स, उस हिसाब से उसको मिड बैंड, हाई बैंड या फिर लो बैंड में यूटिलाइज किया जाता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ई बैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई प्लेयर्स अपोज द गिविंग ई बैंड एक्सक्लूसिवली टू टेलीकॉम्स। तो ई बैंड को एक्सक्लूसिवली टेलीकॉम को प्रोवाइड करने के लिए जो काफ़ी लोगों ने इसको अपोज किया है, ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई प्लेयर्स ने अपोज किया है इसको। ई बैंड क्या होता है? ई बैंड इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 60 GHz टू 90 GHz इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ई बैंड इज ए मेजर सॉल्यूशन ऑफ 5G माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क 2.3.2 नंबर का टॉपिक है रैन। इसके बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। तो रैन रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों रहा है, तो इसके बारे में बताया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है सी डॉट की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, और वाइसिग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है और एक VVDN टेक्नोलॉजीज है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट जो कि कर रहा है ओपनिंग 5G ओपन रैन। ठीक है, फॉर डेवलपिंग, सॉरी डेवलप करने के लिए
5G ओपन रैन को अदर प्रोडक्ट्स टुगेदर। तो क्या है ये 5G ओपन रैन काइंड ऑफ, है ना। तो 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है क्या। तो ओपन रैन के बेनिफिट्स पहले हम देखें, उससे पहले देख लेते हैं कि रैन है क्या। तो ये जो रैन है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क that connects the main network infrastructure to end users. It connects the individuals devices to other parts of the network through radio connections. ये पूरा इसका पर्पज रहेगा। It provides the critical technology to connect users to the mobile network over radio waves. तो रेडियो वेव्स के ऊपर मोबाइल नेटवर्क से कैसे कनेक्टिविटी देनी है काइंड ऑफ, उसके लिए पूरा रहेगा। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज टू एक्सेस ऑल द की एप्लीकेशन ऑन दी वेब। ठीक है। Current RAN technology is provided as an integrated platform of both hardware and software. Therefore, it is difficult to mix vendors for its different units. तो यहाँ पे ओपन रैन के बारे में कुछ बताया गया है, उसको देख लेते हैं काइंड ऑफ क्या है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल नेटवर्क बनाए जा सकते हैं इसके हेल्प से। लोअर कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप होगा इसमें, लोअर कॉस्ट ऑफ द टोटल ओनरशिप जो रहेगा। उसके अलावा ऑटोमेशन एंड मैनेजेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एजिलिटी ऑफ इनोवेशन आ जाएगा, वेंडर डाइवर्सिटी आ जाएगी, डाटा सेंटर इकोनॉमिक्स टू रेडियो नेटवर्क आ जाएगा काइंड ऑफ। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से हो जाएंगी, बेनिफिट होंगे काफ़ी सारे। तो आइडिया जो है ओपन रैन का इज टू इनेबल ऑपरेटर्स टू मिक्स एंड मैच कंपोनेंट्स ओवर डिफरेंट वेंडर्स। ठीक है। तो डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर मिक्स एंड मैच एंड ऑपरेट करवाने का पूरा एक कंसेप्ट है काइंड ऑफ, है ना। ओपन रैन विल क्रिएट ए मल्टी सप्लायर रैन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बताया गया है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि स्टैंड अलोन ऐसे 5G होता है ना, स्टैंड अलोन जिसे ऐसे बोलते हैं। स्टैंड अलोन 5G क्या होता है, ये एक टेलीकॉम नेटवर्क है वेयर बोथ कोर नेटवर्क एंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है, रैन और कोर नेटवर्क दोनों के दोनों आर अपग्रेडेड टू 5G की तरफ अपग्रेड कर दिए जाते हैं। इट रिप्लेसेस दी LTE नेटवर्क। तो ये LTE को रिप्लेस करता है, पता है ना आपको, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो LTE को रिप्लेस करता है। 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स अलाउ कंप्लीटली independent operation of a 5G services without any interaction with an existing 4G core kind of, है ना। एक होता है नॉन स्टैंडअलोन 5G। तो इन दिस ओनली रैन पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज अपग्रेडेड। तो इसमें केवल रैन पार्ट ऑफ द नेटवर्क अपग्रेड किया जाता है, और यहाँ पे कोर नेटवर्क और रैन दोनों को अपग्रेड कर दिया जाता है स्टैंडअलोन 5G के अंदर। ध्यान रखना आपको, इट इज बिल्ट ओवर एन एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क के ऊपर ही इसको बनाया जाता है। एडवांटेज ऑफ SA ओवर NSA। तो स्टैंड अलोन के नॉन स्टैंड अलोन के ऊपर क्या एडवांटेज है, तो सुपरियर वॉइस क्वालिटी यहाँ पे आती है, सिग्निफिकेंटली मोर स्पीड, लोअर लेटेंसी रहती है। चैलेंजेस क्या है ऐसे 5G के अंदर, नॉट ऑल फोन्स विल सपोर्ट फॉर ऐसे 5G, विल कॉस्ट मोर, ना तो उनकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी फोन्स की। तो ये हमने रैन के बारे में देख लिया है ना। अब देखते हैं काइंड ऑफ 2.4 नंबर का टॉपिक जो कि है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो रिसेंटली ट्राई ने क्या किया है, रिलीज किया रिकमेंडेशंस ऑन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग फॉर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे SESG, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे। ठीक है। तो इसके लिए ट्राई ने रिसेंटली रिकमेंडेशन दी है ऑन लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग फॉर व्हाट, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे। तो इसके लिए लाइसेंसिंग का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, उसके लिए रिकमेंडेशन ट्राई ने रिसेंटली दी है। इस वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ जाता है। SESG को देखते हैं क्या होता है। SESG ऑल्सो नॉन एज गेटवे हब, इसको गेटवे हब के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इन दोनों के बीच में ये क्या काम करता है, एक तरह से इंटरलिंक करने का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है। इट हाउसेज द इक्विपमेंट दैट कन्वर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या करता है, वो इक्विपमेंट रखता है जो कि कन्वर्ट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को टू एन इंटरनेट प्रोटोकॉल IP सिग्नल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नल फॉर टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें होती है, वो इक्विपमेंट्स होते हैं इसके अंदर काइंड ऑफ, है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को थोड़ा और फर्दर जाके हम देखें कि क्या होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज इट, क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इट रेफर्स टू एनी कम्युनिकेशन लिंक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इट्स प्रोपेगेशन पाथ GSAT-10 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, INSAT 3A ETC वगैरह वगैरह। सैटकॉम हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, है ना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक ग्राउंड सेगमेंट होता है, एक स्पेस सेगमेंट होता है। ग्राउंड सेगमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, लाइक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एंड मोबाइल ट्रांसमिशन रिसेप्शन इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। द सैटेलाइट इटसेल्फ होता है वो स्पेस सेगमेंट के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से एक सैटेलाइट होता है, ये यूजर स्टेशन है, ये टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे। तो ये SESG है काइंड ऑफ, है ना। एडवांटेज देख लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्या क्या होते हैं। तो चीपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, ये एक्सपेंड रीच ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ना, टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स होती है उनकी जो रीच होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। कैन कनेक्ट रिमोट लोकेशंस एंड यूज इन ग्लोबल कम्युनिकेशन।
सैटेलाइट इंटरनेट की यदि हम बात करें तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इज ए वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन विच यूजेज सैटेलाइट्स इन स्पेस टू गेट एन इंटरनल सिग्नल टू गेट एन इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी टू यूजर्स। अब देखते हैं इसके क्या फायदे होते हैं, ये पूरा सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है। तो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी इज पॉसिबल यूजिंग जियो स्टेशनरी मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। तो इस टाइप के सैटेलाइट्स को यूज में लेके सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है, काइंड ऑफ, है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैटेलाइट टेलीविजन, तो सैटेलाइट टेलीविजन से काफ़ी अलग है। एज इंटरनेट सिग्नल गो बोथ वेज ना, ये दोनों तरफ जाते हैं इंटरनेट के जो सिग्नल्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो आपके टेलीविजन के सिग्नल होते हैं, विद ए मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ द बैंडविड्थ टू मूव ऑल दैट डाटा। तो ये इस वजह से अलग हो जाता है टेलीविजन सिग्नल की तुलना में। ब्रॉडबैंड सिग्नल इज सेंट एंड रिसीव टू ए सैटेलाइट इन स्पेस रेदर देन यूजिंग एन अंडरग्राउंड कॉपर फाइबर नेटवर्क। तो इस तरह से ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं 2.4.1 नंबर का टॉपिक जो कि है अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो वाईफाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्प्लिंट जो आपका इंटरनेट है एक तरीके से, तो स्प्लिंटर नेट के बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा, स्प्लिंटर नेट के बारे में, और फिर गीगा मैश वगैरह और इन सब चीज़ों को देखेंगे। स्प्लिंटर नेट भी काफ़ी चल रहा है, लाइक रशिया और यूक्रेन का वॉर जब चल रहा है तो जो आपका स्प्लिंटर इंटरनेट है ना, रिटर्न टू स्प्लिंटर द इंटरनेट काइंड ऑफ, तो इसमें स्प्लिंटर नेट आ जाएगा काइंड ऑफ, है ना। तो देखते हैं वाईफाई क्या है। तो रेलटेल ए मिनी रत्ना पीएसयू, एक मिनी रत्ना पीएसयू है रेलटेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। उन्होंने लॉन्च किया है पीएम वानी, इंपॉर्टेंट है, पीएम वानी लॉन्च किया है रेलटेल ने, जो कि पीएसयू है, किसके अंदर आता है, मिनी रत्ना है और आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। तो इन्होंने एक स्कीम है पूरी, बेस्ड एक्सेस टू पब्लिक वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन की पे है ना, ये पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। वाईफाई नेटवर्क कैन बी असेस्ड थ्रू मोबाइल ऐप वाई डॉट के से, है ना, एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है वाईफाई को किससे, मोबाइल वाई डॉट से। बिल्ट बाई रेलटेल एंड सी डॉट, रेलटेल और सी डॉट ने इसको बनाया है। पीएम वानी बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एम्स टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स प्रोवाइडर्स। वाईफाई हो गया और वायरलेस फिडेलिटी हो गई, ये वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है वाईफाई की, वायरलेस फिडेलिटी इज ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट गिव्स इंटरनेट एक्सेस टू डिवाइसेज लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट टीवी ईटीसी वगैरह ना। तो इट यूजेज द रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स इन फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेज। तो ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी रेंज को आपको ध्यान रखना है। इट यूजेज द रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स इन फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेज। अब हम देखते हैं स्प्लिंटर नेट जो है उसका क्या मतलब है। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरा जो स्प्लिंटर द इंटरनेट का पूरा खतरा मंडराया हुआ है। तो स्प्लिंटर नेट रेफर्स टू द इंटरनेट दैट इज इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड। ठीक है, तो इंटरनेट जिसको कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड कर दिया गया है, तो इसको बोलोगे स्प्लिंटर नेट, है ना। ड्यू टू नेशंस फिल्टरिंग है ना, ड्यू टू नेटवर्क नेशंस फिल्टरिंग कंटेंट और ब्लॉकिंग इट एंटायर फॉर पॉलिटिकल पर्पजेज काइंड ऑफ, है ना। चाइना का जो ग्रेट वॉल फायरवॉल है, चाइना का ग्रेट फायरवॉल है, कीप्स अमेरिकन टेक जियांट्स आउट वाइल पुशिंग ऑनलाइन सर्विस डेवलप्ड इंडिजीनियसली, है ना। और रशिया ने इन 2019 के अंदर पास दी सॉवरेन इंटरनेट लॉ, तो रशिया ने सॉवरेन इंटरनेट लॉ पास किया 2019 के अंदर, और दी ऑनलाइन आयरन कर्टेन दैट एनेबल द कंट्री टू डिस्कनेक्ट इंटरनेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, गीगामैश, तो गीगामैश क्या है इसको देख लेते हैं। गीगामैश इज एन इनोवेटिव वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन दैट कैन गिव फाइबर लाइक बैंडविड्थ इंटरनेट सर्विसेज टू सब अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो गीगा मैश है क्या, जैसे नाम है मैश वैसे ही। तो गीगा मैश इज ए इनोवेटिव वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन दैट गिव फाइबर लाइक बैंडविड्थ इंटरनेट सर्विसेज टू सब अर्बन एंड रूरल एरियाज। इट एम्स टू एड्रेस, है ना, जो कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, एंड प्रोवाइड हाई टेक अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी का तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डेवलप किसने किया है, एस्ट्रॉम, है ना। एस्ट्रॉम ए डीप जो टेक स्टार्टअप है उसने इसको डेवलप किया है, और एस्ट्रॉम इज सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब देखते हैं 2.5 नंबर का टॉपिक जो कि है वीपीएन, काफ़ी चलता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड वीपीएन कंपनीज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लॉग्स ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन एज डायरेक्टेड बाई इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो सर्टिन ने जो डायरेक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज को कि आप रिकॉर्ड रखिए, जो लॉग्स जा रहे हैं आपके कस्टमर के, उनकी इन्फॉर्मेशन का पूरा रिकॉर्ड रखिए काइंड ऑफ, अबाउट सर्टेन गाइडलाइंस। तो सर्टेन गाइडलाइंस क्या रही हैं उनको देख लेते हैं। तो न्यू डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं सर्टेन के द्वारा अंडर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। वो क्या बोलते हैं, वो जो नए डायरेक्टिव्स हैं वो बोलते हैं
ऑल क्लाउड सर्विसेज एंड वीपीएन प्रोवाइडर्स टू मेंटेन, तो ये नए डायरेक्टिव्स जो जारी किए गए हैं वो बता रहे हैं, ऑल क्लाउड सर्विसेज एंड वीपीएन प्रोवाइडर टू मेंटेन ए सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए एक्सटेंसिव पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, एवन आफ्टर कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। डाटा सेंटर कंपनीज एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज और ऑल्सो आस्क्ड टू कलेक्ट दी स्टोर एंड यूजर डाटा को, है ना, उनको भी बोला गया है। तो सर्टिन के बारे में देख लेते हैं। इंडियन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्टिन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। तो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री मेटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के अंदर ही आता है। दैट्स एक्ट एज ए नोडल एजेंसी, नेशनल नोडल एजेंसी की तरह काम करता है फॉर रेस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए ये नेशनल नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का डेजिग्नेटेड सर्ट इन फॉर, तो इसने डेजिग्नेट किया है सर्ट इनको किन कामों के लिए, कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है और डिसिमिनेशन करना है इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, फॉरकास्ट करना है, अलर्ट करना है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स के ऊपर, कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट्स रेस्पॉन्स एक्टिविटीज एंड इशू गाइडलाइंस एडवाइजरी रेस्पॉन्स रिपोर्टिंग ईटीसी ऑफ साइबर इंसिडेंट्स, है ना। तो ये सभी काम सर्टिन को सौंपे गए हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन होता क्या है, व्हाट इज इट देखे तो वीपीएन इज एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम ए डिवाइस टू ए नेटवर्क इन ए रियल टाइम। तो ये एनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है ओवर द इंटरनेट फ्रॉम ए डिवाइस टू ए नेटवर्क इन रियल टाइम। तो इसमें होता क्या है जो थोड़ा सा बताया गया है, देखो वीपीएन क्लाइंट ये हो गया आपका काइंड ऑफ, ये आपका डिवाइस हो गया, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट दे रहा है तो यहाँ पे इंटरनेट को एनक्रिप्टेड कर दिया गया है ना वीपीएन क्लाइंट के लिए काइंड ऑफ, है ना, और यूज डिवाइस के ऊपर जो यूज में लिया जाएगा वीपीएन को, और यहाँ पे भी एनक्रिप्ट कर दिया गया है, ये वीपीएन सर्वर है और यहाँ पे भी ये इंटरनेट को इस तरह से दिखाया गया है काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वीपीएन की बात की गई है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये यहाँ पे पूरा सिस्टम बताया गया है, इंटरनेट एंड यूजर डिवाइस सर्विस। नॉन वीपीएन के अंदर ये सिस्टम होता है, इसमें बीच में इंटरफेस में कोई नहीं आता है नॉन वीपीएन कंडीशन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है सिस्टम को पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे भी एनक्रिप्शन है और यहाँ पे भी एनक्रिप्शन है, यहाँ पे वीपीएन सर्वर है, यहाँ पे वीपीएन क्लाइंट है काइंड ऑफ, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। टाइप्स ऑफ वीपीएन यदि हम देखें तो एक तो होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर वीपीएन, सिक्योर सॉकेट्स लेयर वीपीएन, और एक होता है साइट टू साइट वीपीएन, और एक होता है क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन। तो ये 3 टाइप्स के वीपीएन होता है, डिफरेंट, है ना। तो ये क्या होता है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर वीपीएन जो है एसएसएल वीपीएन जिसको बोलते हैं, इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स यूजर टू एक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन विदाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सिक्योर सॉकेट्स लेयर जो वीपीएन होता है इसमें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है उसी को जो क्लाइंट है वो रिसीव कर लेता है एंड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को विदाउट नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। साइट टू साइट वीपीएन में क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क डेजिग्नेटेड होता है टू हाइड प्राइवेट इंट्रानेट्स एंड अलाउ यूजर्स टू दी सिक्योर नेटवर्क टू असेस ईच अदर्स रिसोर्सेज, है ना, एक्सेस ईच अदर्स रिसोर्सेज, एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज को। क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन क्या होता है, यूजर इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया हिज ऑन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उससे वो कनेक्टेड नहीं होता इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन के अंदर, बट एस्टेब्लिशिंग ए डायरेक्ट कनेक्शन थ्रू वीपीएन प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये सब वीपीएन होता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वीपीएन क्या होता है, एनक्रिप्शन ऑफ आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल्स प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। और इशू एसोसिएटेड विद यूजिंग ए वीपीएन क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो कंट्री वेयर योर वीपीएन इज लोकेटेड अफेक्ट्स हाउ सिक्योर योर वीपीएन इज। डाटा लीक्स एंड साइबर सिक्योरिटी की इशू आते रहते हैं काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं डार्क नेट के बारे में, देखते हैं 2.6 नंबर का जो टॉपिक है डार्क नेट, उसको देखते हैं क्या है डार्क नेट। तो जर्मनी में रिसेंटली जर्मनी हैज शट डाउन रशिया लिंक्ड हाइड्रा मार्केट कंसिडर्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट डार्क नेट मार्केट प्लेस ऑफ इलीगल आइटम्स एंड सर्विसेज। तो इसे हाइड्रा मार्केट बोला गया था, रशिया लिंक्ड हाइड्रा मार्केट था ये ना, जिसको कि शट डाउन कर दिया रिसेंटली जर्मनी ने। डार्क नेट होता क्या है, ऑल्सो नोन एज द डार्क वेब, है ना। इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाई, है ना, तो एक्सेस नहीं किया जा सकता है थ्रू ए ट्रेडिशनल सर्च इंजन के थ्रू, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता लाइक गूगल, और नॉर इट इज एक्सेसिबल बाई नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम और सफारी, इन ब्राउजर से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इट इज जनरली यूजेज नॉट इन नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये जनरली नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज में लेता है, विच मेक्स इन एक्सेसिबल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो इसमें जनरली यूजेज नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इसमें यूज में लिए जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो बताया गया है भाई, जो सरफेस पे दिखाया जा रहा है बिंग हो गया, विकिपीडिया, गूगल, सरफेस वेब, ये तो कितना सा परसेंट और डीप वेब कितना ज़्यादा है लाइक, है ना। तो इसमें मल्टीलिंगुअल डाटाबेस, एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह डीप वेब के अंदर सब चलते हैं, नॉट एक्सेसिबल टू सरफेस वेब क्रॉलर्स, है ना। तो ये जो है सरफेस वेब वालों को सर्च करने वाले के लिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से वो सर्च कर लें सब चीज़ें, साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ आती है, तो सब कुछ डार्क वेब के अंदर चलता है। तो मेजर ऑफ द पार्ट जो है
वेब का या नेट का वो डार्क नेट है ना, काइंड ऑफ। यहाँ पे बताया गया है कंटेंट ऑन डार्क नेट इज एनक्रिप्टेड एंड रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक ब्राउजर सच एज TOR। टॉर क्या होता है? द ऑनियन रिंग टू एक्सेस दोज पेजेस। तो स्पेशल ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है उन पेजेस को एक्सेस करने के लिए। डार्क नेट इटसेल्फ इज ओनली ए पार्ट ऑफ द डीप वेब। डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक पार्ट है, एक हिस्सा है, विच इंक्लूड साइट्स दैट प्रोटेक्ट बाय द पासवर्ड। पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज रेयरली, ठीक है, अवेलेबल एंड सर्चेबल ऑन स्टैंडर्ड सर्च इंजन इज कॉल्ड एज सरफेस वेब। मतलब जल्दी से जो अवेलेबल हो जाता है उसे सरफेस वेब की तरफ पर जाना जाता है। जनरली हम सर्च कर लेते हैं स्टैंडर्ड सर्च इंजन के थ्रू, ठीक है। तो रियरली ये अवेलेबल हो जाता है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस वेब बोलते हैं। एप्लीकेशन ये डार्क वेब की क्या है? काइंड ऑफ डार्क नेट की। तो यूज बाय जर्नलिस्ट एंड सिटीजन्स वर्किंग इन ऑपरेसिव रिजीम्स टू कम्युनिकेट विदाउट एनी गवर्नमेंट सेंसरशिप। रिसर्च एंड स्टूडेंट टू डू रिसर्च ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह इसको यूज में लेती है। कंसर्न्स ओवर इट क्या है? एनोनिमिटी रहती है, हेवन फॉर इलिसिट पर्पज एक्टिविटीज के लिए यूज में लिया जाता है। प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न्स होते हैं, ड्रग डीलिंग इससे होती है, कम्युनिकेशन हो जाता है टेररिस्ट के बीच में इसके थ्रू। तो इस वजह से इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहती हैं डार्क नेट की वजह से। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को देखते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या। तो ये बताया गया फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है दैट फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क that typically require human intelligence like visual perception, speech recognition and language translation। तो ये जो काम ह्यूमंस के द्वारा किए जा सकते हैं उनको मशीन यदि करने लग जाए, इस तरह से मशीनों को तैयार किया जाए, तो ये AI होता है। enable computers to learn from experiences, adjust to new inputs and perform human like tasks के अंदर होते हैं। तो अभी काफ़ी फेमस चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी, उसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के भी। तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप की होती है। आर्टिफिशियली नैरो इंटेलिजेंसी है ना, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी एंड सुपर इंटेलिजेंसी। तो नैरो और वीक AI एबिलिटी टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू आउट परफॉर्म ह्यूमंस इन ए नैरोली डिफाइंड टास्क। छोटे से काम के अंदर यदि आउट परफॉर्म कर दिया है ह्यूमंस को, तो वो नैरो इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो जाएगी, काइंड ऑफ, है ना। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग ह्यूमन लेवल AI एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू आउट परफॉर्म ह्यूमंस इन एनी इंटेलेक्चुअल टास्क। और सुपर इंटेलिजेंसी क्या होती है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी कंप्यूटर सिस्टम दैट would outperform humans in almost every field including scientific creativity, general wisdom and social skills। तो इसके बिहार पर टाइप्स ऑफ AI होते हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN एंड डीप लर्निंग। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, कौन किसका सब पार्ट है, काइंड ऑफ इसको देखते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज में रहते हैं पूरे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ऊपर बताया गया है सबसे, तो इसमें बताया गया है एनी टेक्निक्स दैट इनेबल्स मशीन्स टू सॉल्व अ टास्क इन ए वे ह्यूमंस डू। तो जनरली जिस तरह से ह्यूमंस काम करते हैं उस तरह से मशीन को इनेबल बनाया जाए काम करने के लिए, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मशीन लर्निंग की ML की यदि हम बात करें तो एल्गोरिथम्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एग्जांपल विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो वो वो एल्गोरिथम्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो एग्जांपल्स के थ्रू यदि जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो लर्न करने लग जाएं, सीखने के लिए लग जाएं, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, स्पेशल तरीके से एक्सप्लिसिटली उनको प्रोग्राम नहीं किया जाए, उसके बावजूद यदि वो कंप्यूटर्स जो है एक्सपीरियंसेस से सीखने लगें, ठीक है, इस तरीके के जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो मशीन लर्निंग होती हैं। एल्गोरिथम्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स, काइंड ऑफ एग्जाम्पल से जब सीखने लगे, तो ये होती है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ब्रेन इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं। और डीप लर्निंग DL क्या होता है? ए सबसेट ऑफ ML। तो ये ML का सबसेट है, मशीन लर्निंग का सबसेट है। जो डीप लर्निंग है वो यूजेस डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एज मॉडल्स एंड ऑटोमेटिकली बिल्ड ए हायरार्की ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का हर एक एरिया के अंदर आज उपयोग हो सकता है। ऑटोमोबाइल के अंदर, बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, गेमिंग के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ChatGPT अभी रिसेंटली आया है और किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज में ले रहा है आप सभी देख रहे हो उसको, है ना, काइंड ऑफ। तो आप देखते हैं 2.7.1 नंबर का टॉपिक जो कि है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? तो अभी न्यूज़ के अंदर क्यों है? तो रिसेंटली टेक कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर हार्नेसिंग जनरेटिव AI फॉर वेरियस यूज केसेस। तो अभी जो टेक कंपनीज है काफ़ी सारे यूज केसेस के लिए जनरेटिव AI को हार्नेस कर रही हैं। तो इस वजह से जो आपकी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो न्यूज़ के अंदर आ जाती है। थोड़ा और देखते हैं कि क्या है मोर अबाउट द न्यूज़। तो देयर हैज बीन इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ जनरेटिव AI प्रोग्राम सच एज OpenAI, ChatGPT, गूगल बार्ड, AI DALL-E, Codex, GPT-3 etc। तो ये सभी क्या हैं? जनरेटिव AI प्रोग्राम्स है। दीज प्रोग्राम्स आर ए कन्वर्सेशनल AI लैंग्वेज
based on deep learning model built on the transformer architecture. So it uses a deep neural network and is trained or corpus of text data from the internet, allowing it to generate human like text and to perform various tasks like questions answering and conversation kind of, है ना. एक आया है आपका लैम्डा. लैम्डा क्या है? लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस. तो ये क्या है? लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस है क्या? लैम्डा इज ए मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल. मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो आपका लैम्डा है वो, क्रिएटेड बाय गूगल एज ए चैटबॉट. तो ये लैम्डा जो है चैटबॉट की तरह गूगल की तरह क्रिएट किया गया है, जो कि मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है. इज सपोज टू मिमिक ह्यूमंस इन कन्वर्सेशन. तो ह्यूमंस को ये मिमिक कर सकता है. इट कैन मिमिक ह्यूमंस इन कन्वर्सेशन लाइक BERT जेट और GPT-3 like BERT and GPT-3 and other language models. Lambda is built on transfer a neural network architecture that Google invented and open source in 2017. It is designed to be able to engage in free-flowing conversations about virtually endless number of topics. तो ये लैम्डा है काइंड ऑफ, है ना, ध्यान रखना है आपको. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा और जानते हैं क्या है. तो describes करता है ये एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक ऑडियो और इमेज, टेक्स्ट एंड सिमुलेशंस एंड वीडियोज. achieved by training machine learning model on large amount of data using neural networks and then using these models to generate new synthetic data like already existing data. तो ये सब कुछ इसमें होता है. prominent framework और models of generative AI like generative adversarial networks, है ना, and transformer based models TBMs and variational auto encoders. तो ये सभी इसमें क्या है? prominent framework for models of generative AI है काइंड ऑफ, है ना. अब चलते हैं आगे और देखते हैं 2.7.2 नंबर का टॉपिक जो कि है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GPAI. तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI देखते हैं. GPAI ये क्या है? तो इंडिया टुक ओवर द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI. तो फ्रांस से हमने अपनी वो चेयर हमने अपनी नहीं काइंड ऑफ इंडिया ने फ्रांस से चेयर को ले लिया है, GPAI की चेयर को. तो GPAI है क्या, इसको देखते हैं. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI. तो अबाउट 2020 के अंदर GPAI लॉन्च हुआ है एन इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 29 मेंबर स्टेट्स के अंदर है. मेंबरशिप ओपन टू ऑल है. इंडिया ये फाउंडिंग मेंबर है. इसका ध्यान रखना, GPAI का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज में है, इस वजह से GPAI काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ध्यान रखना आपको. और जो इसका सेक्रेटरीट है वो है एट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अंदर इसका सेक्रेटरीट है. ध्यान रखना है आपको. आगे देखते हैं रिलेटेड न्यूज़ के अंदर. तो रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022. ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022. तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया लॉन्च द रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम. तो किसके साथ मिलकर किया है? इंटेल इंडिया के साथ मिलकर किया है ये काइंड ऑफ, ध्यान रखना है. प्रोग्राम इज एम्ड एट इनेबलिंग स्कूल स्टूडेंट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स इन एन inclusive manner through exclusive hands-on learning and mentorship opportunities. So it open to all students and all school students studying in class 8 to 12 across India. अब देखते हैं थोड़ा 4D प्रिंटिंग के बारे में कि ये क्या 3D प्रिंटिंग हम सुना करते थे, अब 4D प्रिंटिंग क्या है और ये क्या नई चीज़ आ चुकी है, इसको देखते हैं थोड़ा सा ना. व्हाट इज 4D प्रिंटिंग? ओके, 4D प्रिंटिंग को देखते हैं. तो वाई इन न्यूज. तो in recent years 4D printing technology has enhanced the potential of cancer therapeutic such as, ठीक है, तो कैंसर के मतलब कि सर्जरी वगैरह के लिए एंड हाइपरथर्मिया एंड कीमोथेरेपी एंड थेरेपेटिक डिवाइसेज, है ना. तो थेरेपेटिक डिवाइसेज एंड कीमोथेरेपी एंड हाइपरथर्मिया वगैरह इन सब के लिए 4D जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लेके आ रही है काइंड ऑफ. देखो 1D 2D 3D एंड 4D कैसा होता है इसके बारे में बात बताई गई है, किस तरह का जो मॉडल होता है 4D होता है. 3D प्रिंटिंग क्या होती है? इनर्ट मटेरियल स्टैटिक स्ट्रक्चर बनती है इससे. 4D प्रिंटिंग में स्मार्ट मटेरियल होता है, स्मॉल स्टैटिक स्ट्रक्चर बनती है और थोड़ा टाइम के साथ यदि इसको स्टिमुली दिया जाए तो डायनामिक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाती है. तो ये होता है 4D प्रिंटिंग. तो ये रिनोवेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग वेयर इन स्पेशल मटेरियल यूज टू प्रिंट. तो 4D प्रिंटिंग क्या है? एक रिनोवेशन है 3D प्रिंटिंग के अंदर, जिसके अंदर के स्पेशल मटेरियल को यूज में लिया जाता है टू प्रिंट ऑब्जेक्ट्स दैट चेंजेस शेप पोस्ट प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन के बाद में अपनी शेप बदल लेते हैं. नीड स्टिमुली और ट्रिगर्स टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन सच एज मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेस, pH, etc. तो मटेरियल यूज लाइक हाइड्रोजेल्स, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो एंड मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव, पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड pH रेस्पॉन्सिव, etc. आदि. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो होती है ये क्या होती है? सेल्फ असेंबली, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, शेप मेमोरी एंड सेल्फ कैपेबिलिटी, ये सभी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है. प्रिंटिंग टेक्निक इसमें होती है सिमिलर टू वंस यूज इन द 3D सच एज फ्यूज
डिपोजिशन मॉडल, मतलब फ्यूज डिपोजिशन मॉडल यूज में लिया जाता है। जेट 3D प्रिंटिंग 3DP यूज में ली जाती है। सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग SLM यूज में लिया जाता है। डायरेक्ट लिंक राइटिंग यूज में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग यूज में ली जाती है। एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, टेक्सटाइल्स, फ्लाइट, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन, सभी के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यदि हम देखें तो आप 4D को समझ गए ना आप पूरा क्या है। अब देखते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग क्या है। तो टेक्नोलॉजी दैट कंस्ट्रक्टेड 3D मॉडल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल 3D मॉडल और ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड होता है उससे किसी को कंस्ट्रक्ट कर देना है ना फिजिकल फॉर्मेट में, मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर ऐड करते हुए, ठीक है, और बना देना, ये होता है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इज अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव, इसे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो 3D प्रिंटिंग जो होती है अपोजिट होती है सब्सट्रैक्टिव ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की, विच इज कटिंग आउट होलोइंग आउट ए पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक विद फॉर इंस्टेंस ए मिलिंग मशीन। इट allows creation of a lighter, more complex design that are too difficult to expensive to build using traditional dies, milling and machining, जो बहुत टफ होता है इन सब चीज़ों से, उसको क्रिएट किया जाता है 3D से। अब देखते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। व्हाट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD को देखते हैं क्यों है। तो बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है QNU लैब्स, रिसेंटली उन्होंने इनोवेट किया है एडवांस सिक्योर्ड कम्युनिकेशन थ्रू QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, एडवांस्ड एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को उन्होंने क्या किया है, इनोवेट किया है। देखते हैं क्या होता है। QKD तो डेवलप्ड बाई QNU लैब्स अंडर एजिज ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो आईडेक्स के अंदर है ना, आईडेक्स इसके अंदर क्या है किया है इन्होंने, QNU लैब्स अंडर एजिज ऑफ द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो आईडेक्स इज ए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO, स्पेशल पर्पज व्हीकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इनकी हेल्प वगैरह ले ला के और इनके परव्यू में रहते हुए काइंड ऑफ क्रिएट किया है ये पूरा सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड कम्युनिकेशन कोई बात बता रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडेक्स क्या है, तो पहले आईडेक्स के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। क्या है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो हम आ चुके हैं QKD से आईडेक्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडेक्स को हम देख लेते हैं पहले। टू क्रिएट एन इकोसिस्टम टू फोस्टर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी हम देखना चाहें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी सीक्स टू हार्नेस लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो ये क्या करता है, क्वांटम फिजिक्स के लॉज को हार्नेस करने की कोशिश करता है क्वांटम टेक्नोलॉजी जो होता है वो। विच describe the behavior of matter and energy at the atomic and subatomic level. This is unlike classical physics. क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा अलग है। इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट वन प्लेस एट वन टाइम। तो आपको दोबारा सुनना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी सीक्स टू हार्नेस लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स विच describe the behavior of the matter and energy at the atomic and subatomic level. ये जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स होती है उससे अलग होता है, जिसमें कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इन वन प्लेस एट वन टाइम। क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि ऑब्जेक्ट एक जगह पे, एक स्थान पे, एक जगह पे हो सकता है ना। क्लासिकल कंप्यूटर्स ऑपरेट यूजिंग बाइनरी फिजिकल स्टेट, 0 और 1 की कंडीशन को यूज में लेते हुए जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स काम करते हैं। लेकिन जो क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर अलग है ना, और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे काम करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है आप देख लीजिए पहले। यूजेज क्यूबिट्स, तो ये टिपिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्यूबिट्स उसको यूज में लेती है एज द बेसिक यूनिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स। तो बाइनरी बिट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज में लेने की तुलना में क्यूबिट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज में लेती है जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग हमने देख ली, इसमें क्या क्यूबिट को यूज में लिया जा रहा है एज कम्पेयर टू बाइनरी बिट्स के। क्वांटम कम्युनिकेशन को यदि हम देखें तो क्वांटम बिट्स इसमें यूज में ली जाती हैं। टिपिकली फोटॉन्स ऑफ लाइट होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा अलॉन्ग ऑप्टिकल केबल्स, और इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। तो ORNG और QKD ये दो टेक्नोलॉजीज है, उनको यूज में लिया जाता है क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर। क्वांटम सिमुलेशन क्या होता है, तो स्पेशली डिजाइंड क्वांटम कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सिमुलेटिंग मटेरियल्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके लिए क्वांटम सिमुलेशन को बोलते हैं। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी क्या होती है, तो यूजेज इंडिविजुअल पार्टिकल्स सच एज द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज हाईली सेंसिटिव सेंसर्स इन करंट टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ द फोर्सेज, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ETC। तो क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी होता है काइंड ऑफ, है ना। इस सब चीज़ों को यूज में लिया जाता है। अब देखते हैं हम मेजर जो चीज़ें हमारी उसके ऊपर आ जाते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, QKD है क्या। QKD जो है एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि क्वांटम फिजिक्स को यूज में लेती है टू कंस्ट्रक्ट ए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। तो इसमें होता क्या है, इट अलाउज टू पार्टी टू जनरेट ए शेयर्ड सीक्रेट की। ये दोनों पार्टियों को अलाउ करती है जनरेट करने के लिए शेयर्ड सीक्रेट की को। डेट कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस, जो कि एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेजेस को यूज में ली जाती है। इन ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी यूजुअली बिकॉज एन एडवाइजर इज अनएबल टू सॉल्व ए सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम।
तो ट्रेडिशनल जो आपको क्रिप्टोग्राफी होती थी उसमें सिक्योरिटी को यूज में लिया जाता था बिकॉज एडवर्सरी इज अनेबल टू सॉल्व ए सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो एडवर्सरी हो वो सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। वाइल इन क्यूकेडी सिक्योरिटी इज अचीव थ्रू लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स। सच लॉज आर सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट नाम के जो दो लॉ हैं इनको यूज में लेते हुए यहाँ पे क्यूकेडी के थ्रू, क्वांटम फिजिक्स के थ्रू और सिक्योर कम्युनिकेशन करवाने की बात की जाती है। आप देखते हैं सुपर इम्पोजिशन को, सुपरपोजिशन को देख लेते हैं और इंटेंगलमेंट को देख लेते हैं। व्हाट इज सुपरपोजिशन और व्हाट इज इंटेंगलमेंट, इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो सुपरपोजिशन के बारे में बताया गया है एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल टू बी मल्टीपल स्टेट्स एट सेम टाइम अंटिल इट इज मेजर्ड। तो मतलब एक क्वांटम जो आपका पार्टिकल है उसका एक ही टाइम पे दो सिचुएशंस के अंदर होना। एक क्वांटम पार्टिकल, एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल टू बी मल्टीपल स्टेट्स, नॉट ओनली टू स्टेट्स, टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट सेम टाइम अंटिल इट इज मेजर्ड, जब तक उसको मेजर ना किया जाए तब तक सेम टाइम पे वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर हो सकता है। ये होता है सुपरपोजिशन, ठीक है, जो कि क्वांटम पार्टिकल्स में पाई जाती है। इंटेंगलमेंट क्या होता है? इंटेंगलमेंट की बात करें तो ए सिचुएशन इन विच टू और मोर क्वांटम पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन सच ए वे। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटम पार्टिकल कुछ इस तरह से लिंक हो रखे हैं दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली, कि उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से आप लोग डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो। बट मेजरमेंट्स फ्रॉम वन पार्टिकल कैन बी यूज टू इंस्टेंटली ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दी अदर्स। लेकिन यदि एक पार्टिकल के मेजरमेंट्स हम करते हैं तो दूसरे पार्टिकल के बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना इन लोगों के, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटेंगलमेंट होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से लिंक होते हैं डेट कि उनको इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब करना ही पॉसिबल नहीं है और किसी एक के मेजरमेंट को करके दूसरे पार्टिकल के बारे में पता लगाया जा सकता है और कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो ये होता है इंटेंगलमेंट, और सुपरपोजिशन हमने देख ही ली है। अब देखते हैं क्वांटम इंटरनेट के बारे में रिलेटेड न्यूज़ क्या है। क्वांटम इंटरनेट भी कंसेप्ट चल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो रिसर्चर्स हैव सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड क्वांटम इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बेसिक नेटवर्क। तो बेसिक नेटवर्क के अक्रॉसमेंट मतलब कुल मिला के सक्सेसफुली रिसर्चर्स ने टेलीपोर्ट कर दिया है क्वांटम इंफॉर्मेशन को। क्वांटम इंटरनेट क्या है? बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल यूज ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू काइंड ऑफ द नेटवर्क, है ना। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल इंटरनेट विच ऑपरेट्स थ्रू द यूज ऑफ द बाइनरी सिग्नल्स, है ना, 0 और 1 इन डाटा पैकेट्स, क्वांटम इंटरनेट वुड यूटिलाइज क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स टू एनकोड इन्फॉर्मेशन एज जीरोज वंस एट और बोथ एट द सेम टाइम। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी वजह से ना। हाउ डज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है उसको जानते हैं। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज यूजर्स टू एग्री ऑन ए वे ऑफ ट्रांसमिटिंग देयर डाटा विदाउट वरी दैट समवन इज लिसनिंग इट। मतलब सिक्योरिटी हाई हो जाती है। कुल मिला के यही बात बताई गई है कि ट्रांसमिट अपने डाटा को कर सकते हो बिना इस चीज़ की चिंता करके कोई इसको सुनेगा, तो कोई इसको देखेगा। तो सेंडर्स इंस्ट्रक्ट करता है सैटेलाइट टू जनरेटेड टू इंटेंगल फोटोन्स। इसमें जो सेंडर होता है ना वो इंस्ट्रक्ट करता है सैटेलाइट को कि भाई दो इंटेंगल फोटोन क्रिएट कीजिए ऑफ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट। तो उसके बाद फोटोन्स आर बीम्ड टू बोथ ग्राउंड स्टेशन। अब ये दो फोटोन होंगे जो बीम्ड हो जाएंगे टुवर्ड्स दी बोथ ग्राउंड स्टेशन। सेंडर एंड रिसीवर कंपेयर द क्वांटम स्टेट्स ऑफ द फोटोन्स टू चेक। अब जो सेंडर और रिसीवर है वो चेक करेगा एक तरीके से, सेंडर एंड रिसीवर कंपेयर करेगा क्वांटम स्टेट्स ऑफ द फोटोन टू चेक इफ दे हैव बीन इंटरसेप्टेड। If not, they use the photons to create a code of encrypted the data, ठीक है, encrypted the date. Encrypted data and encrypted data can be sent securely via conventional means, ठीक है। तो इस तरह से encrypted पूरा सिस्टम जो है काम करता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब देखते हैं हम 2.10 नंबर का टॉपिक जो कि है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। ये क्या है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है, इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म switched to merge software mechanism that uses proof of stake mechanism। तो ethereum blockchain जो प्लेटफॉर्म है switched to merge software mechanism that uses the proof of stake mechanism। तो उसके लिए अपने आप को स्विच कर लिया इन्होंने ना। अबाउट द मर्ज एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, ये क्या है काइंड ऑफ देखते हैं। तो इथेरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज्ड टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, ठीक है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग अदर्स, ठीक है। तो इसके लिए इथेरियम जो है एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। मर्ज इज ए सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो मर्ज है वो एक सॉफ्टवेयर है एम्ड एट स्लैशिंग एनर्जी कंजम्पशन टू द वे ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेटेड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, है ना, विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब देखते हैं जो मर्ज है आपका, ये जो मर्ज है, मर्ज यूज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द कंसेंसस मैकेनिज्म ऑफ द ब्लॉकचेन फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, है ना।
काफ़ी टेक्निकल ये हो रहा है पूरा, लेकिन थोड़ा इनको अच्छे से सुन लेना है तो आपको काफ़ी अच्छे से याद रह जाएगा काफ़ी चीज़ें, और आपका जो काम है वो हो जाएगा, है ना। हमको बहुत निटिगिटी में जाके R&D करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क और मर्ज और ये चीज़ें है क्या, इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो है क्या, इन सब चीज़ों को जानना है। तो एक बेसिक सी रीडिंग से चीज़ें जानी जा सकती हैं काइंड ऑफ। बहुत निटिगिटी में जाके इनको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि वो हमारे को यूज में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा R&D करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है? लेस इम्पैक्ट ऑफ द क्रिप्टो माइनिंग ऑन लोकल कम्युनिटीज, environmentally conscious move, better security, ripple effect on direction in which the crypto and broader web3 industry contribute to positive climate action kind of, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं नोट दी टर्म के अंदर क्या बताया गया है। तो बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बताया गया। क्या होता है बिटकॉइन माइनिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइंस बाय सॉल्विंग पजल्स। पजल्स को सॉल्व करते हुए नए बिटकॉइंस क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं? बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं एक तरीके से काइंड ऑफ, है ना। यहाँ पे बताया गया है इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम इक्विप्ड विद स्पेशलाइज्ड चिप्स, है ना, और कंप्यूटिंग टू सॉल्व मैथमेटिकल पजल्स। कॉमन सेंटर्स फॉर माइनिंग इंक्लूड चाइना, यूएसए, रशिया, कजाकिस्तान में काफ़ी सारे कॉमन सेक्टर्स हैं, सॉरी कॉमन क्या है, सेंटर्स हैं माइनिंग के लिए ना। और कंट्रीज विद चीप इलेक्ट्रिक रेट्स जो हैं वो कोल्डर क्लाइमेट्स जिनके अंदर होता है वो जनरली यहाँ पे माइनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा माइनिंग वाइनिंग में ये कंट्री ऐसी कंट्रियाँ पार्ट लेती हैं। हाउ डज ए ट्रांजेक्शन गेट इनटू द ब्लॉकचेन? ट्रांजेक्शन कैसे होता है ब्लॉकचेन के अंदर? तो ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। सबसे पहले ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट होती है, फिर ऑथेंटिकेट किया जाता है। एक ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव दैट ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। एक ब्लॉक क्रिएट होता है जो कि उस ट्रांजेक्शन को क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क। जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट है नेटवर्क में, उनके पास ये नोड ये भेजा जाएगा पर्टिकुलरली, है। नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, और जो नोड्स रहेंगे वो वैलिडेट करेंगे कुल मिला के ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, अभी पहले नोड्स ने क्या कर दिया, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर दिया। नोड्स रिसीव ए रिवॉर्ड फॉर प्रूफ ऑफ द वर्क टिपिकली इन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में इनको क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉक को फिर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। द अपडेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। तो इस तरह से पूरा सिस्टम होता है जिसमें ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जाता है। अब दोनों चीज़ों का अंतर बताया गया है कि भाई पहले जो सिस्टम था प्रूफ ऑफ वर्क का और प्रूफ ऑफ स्टेक का, दोनों में अंतर क्या है अबाउट। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क तो मैकेनिज्म है बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट क्रिएशन ऑफ द ब्लॉक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। मतलब कुल मिला के आप ये सब कुछ देख रहे हो ना, इसके थ्रू कुल मिला के मॉडिफिकेशन किया गया है, जिस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है ना पूरा बिटकॉइन वगैरह पूरी सिस्टमेटिकली जो चीज़ें चल रही हैं उनको उसके फॉर्मेट में उसको क्रिएट करने के तरीके में बदलाव किया गया है। जहाँ की पहले मैकेनिज्म था जो था प्रूफ ऑफ वर्क था, उसके अंदर मैकेनिज्म बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट सर्टेन ऑफ द ब्लॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग के थ्रू। अब क्या हो रहा है, वर्क ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, अल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म दैट डेलीगेट्स कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क टू द ओनर ऑफ ए गिवन टोकन। काफ़ी ज़्यादा ये टेक्निकल हो रहा है, हमको थोड़ा बस इसको हल्का सा समझना है काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा निटिगिटी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्किंग मैकेनिज्म बताई गई है प्रूफ ऑफ वर्क की क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक की क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं, रीडिंग मार लेते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या होगा, टू ऐड ईच ब्लॉक टू द चेन। ब्लॉक यदि आपको चेन के अंदर ऐड करना है, माइनस मस्ट कंपीट टू सॉल्व ए डिफिकल्ट पजल यूजिंग द कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको कंपीट करना पड़ेगा। तो ऐड ब्लॉक टू चेन जो माइनस है उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ेगा और एक डिफिकल्ट पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग मतलब कर करोगे कुल मिला के ना। और यहाँ पे बताया गया है देयर इज नो कंपटीशन एज द ब्लॉक क्रिएटर इज चूजन बाय एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द यूजर्स स्टेक। तो यहाँ पे वो वाला कंपटीशन नहीं है। In order to add a malicious block, you have to have a computer more powerful than 51% of the network. In order to add a malicious block, यहाँ पे क्या होगा, you have to own 50% of the all cryptocurrency on the network. ठीक है, यहाँ पे था the first miner to solve the puzzle is given a reward for their work. First miner to solve the puzzle, first of all जो miner है उसको solve करनी पड़ेगी puzzle को, is given a reward for their work, और उनको reward दिया जाएगा अपने work के लिए. There is no reward for making a block, so the block creator takes a transactional fees. यहाँ पर ट्रांजेक्शनल फीस मिल जाएगी जो भी ब्लॉक क्रिएट कर रहा है उसको काइंड ऑफ, है ना। POW जो है, ठीक है, पावर ऑफ जो वर्क है काइंड ऑफ, है ना, और पावर ऑफ स्टेक था, सॉरी प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या है, कंज्यूमर्स मोर एनर्जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। सिंस इट अलाउ ऑल माइनर्स ऑन ए नेटवर्क टू ट्राई एंड वैलिडेटेड ट्रांजेक्शन। तो काफ़ी सारे लोग एक साथ कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो एनर्जी इफेक्टिव बनाया जा रहा है कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस को। और पॉज के अंदर रिप्लेस माइनर विद वैलिडेटर्स, तो यहाँ पे माइनर्स को वैलिडेटर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड रिवॉर्ड ओनली द टॉप स्टेक होल्डर्स, जो टॉप स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा, रिजल्टिंग इन लेस एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे होता है काइंड ऑफ, है ना। तो काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे इसके बारे में। हम नॉन फंजिबल टोकन्स को भी देख लेते हैं, जब भी देख रहे हैं तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो नॉन फंजिबल जो टोकन्स होते हैं जिन्हें NFT बोला जाता है, तो NFT क्या है, एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी ड्राइंग
एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, फोटो, वीडियो विद ए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो एनएफटी कुछ नहीं है, एक डिजिटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ड्राइंग। एनएफटी जैसे आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको आपने क्रिएट किया है, आपकी ऑनरशिप है उनके ऊपर, और उनकी एक आइडेंटिटी होगी जो आपसे ड्रॉ होगी काइंड ऑफ, है ना। तो उसको आप सेल कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसका ऑप्शन कर सकते हो काइंड ऑफ। तो ये डिजिटल ऑब्जेक्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे आपका घर होता है वैसे ही आपका एक डिजिटल ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ड्राइंग हो सकता है, एनिमेशन ऑफ पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, फोटो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा ऑथेंटिसिटी का, क्रिएटेड बाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके साथ में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भाई आपने ये क्रिएट किया है काइंड ऑफ। टोकनाइजेशन क्या होता है, तो ये एनएफटी हमने देख लिया। टोकनाइजेशन के बारे में बताया गया है, दीज असेट्स अलाउ देम टू बी बॉट, तो ये टोकनाइजेशन होता है। ये जो असेट्स होंगे उनको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है मोर इफेक्टिवली वाई रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये टोकनाइजेशन है ना, इस तरह से होगा। और फंजिबिलिटी का मतलब क्या है, फंजिबिलिटी रेफर टू अच्छा नॉन फंजिबल टोकन जो है, टोकन का मतलब यहाँ पे टोकनाइजेशन से मतलब ये है कि इस तरह से चीज को किया जा सकता है। और फंजिबिलिटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबिलिटी का मतलब है फंजिबिलिटी रेफर्स टू द असेट्स एबिलिटी टू बी एक्सचेंज विद ए सिमिलर असेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स वैल्यू, लाइक 100 रुपी नॉट इज फंजिबल। बट ये है नॉन फंजिबल असेट, है ना, तो ये फंजिबल नहीं है काइंड ऑफ। तो फंजिबिलिटी का मतलब होता है असेट्स एबिलिटी टू बी एक्सचेंज विद ए सिमिलर असेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स वैल्यू, ठीक है, लाइक 100 रुपी नॉट इज फंजिबल। तो ये क्या होता है, फंजिबल होता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एनएफटी। एनएफटी के क्या कैरेक्टर है, हम देखें। ऑल एनएफटी हैव ए यूनिक क्वालिटी एंड ए डिस्टिंक्टिव वैल्यू फ्रॉम एनी अदर टोकन। तो किसी और टोकन से हर किसी एनएफटी की अलग वैल्यू होती है, अलग पूरी क्वालिटी होती है। दे आर डिजिटली रेयर होते हैं वो। मस्ट बी सोल्ड और परचेज एज ए होल एज दे कैन नॉट बी डिवाइडेड अनलाइक फंजिबल टोकन। तो इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना, इसी वजह से नॉन फंजिबल है काइंड ऑफ, है ना। ये एक साथ पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंट्रोवर्सीज में भी चलती रहती है, फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है पूरा एफआरएस, इसको देख लेते हैं कि क्या है एफआरएस ऑल टुगेदर।